विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। युग चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन जब कभी परिवर्तन होता है, किसी प्रकार के नवाचार होते हैं, किसी प्रकार के अनुसंधान होते हैं, तो प्राय समाज उनका स्वागत नहीं करता और अनुसंधानकर्ता कई प्रकार के विरोधों का सामना करता है। लेकिन यदि वो इस बात से डर जाते तो आज जिस आधुनिक युग में हम रह रहे हैं, ये सब हम नहीं प्राप्त कर पाते। खेती जगत भी ऐसा ही है, जहाँ नित नए नवाचार होते हैं और उन नवाचारों से आपको वाकिफ कराना हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज भी कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने लंपी रोग नियंत्रण के दिए निर्देश। प्रदेश में सफेद मक्खी को लेकर अलर्ट जारी। किसान संवाद में दी खरपतवार प्रबंधन पर जानकारी और किसान भाई बाजरा में करें फड़का कीट का नियंत्रण। पशुओं में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैल रही है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बीमारी की रोकथाम और जरूरी दवा खरीद के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर जिलों में यह संक्रामक रोग तेजी से गाय और भैंसों में फैल रहा है। रोग के चलते पशुपालक चिंताग्रस्त नजर आने लगे हैं। बीमारी में पशु के शरीर पर मोटी मोटी गांठें इस रोग से बन रही हैं। यह गांठें बाद में फूटकर घाव का रूप ले लेती हैं। इससे पशु स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालन विभाग के मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दवा खरीद के लिए आपातकालीन बजट आवंटित किया जाए। पशुधन को समय पर उपचार मिलना जरूरी है। श्री कटारिया ने कहा कि प्रभावित जिलों में जहां पशु चिकित्सा कार्मिकों की कमी है, वहां आसपास के जिलों से चिकित्सा दल गठित करके उपचार की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निदेशालय स्तर से अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करके निगरानी और प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। ऐसे में पशु चिकित्सकों द्वारा लक्षण आधारित उपचार किया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि स्वस्थ पशु को संक्रमित पशु से दूर रखें। पशु को बुखार और शरीर पर गांठ आदि लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज करवाएं। कपास की फसल में सफेद मक्खी प्रकोप की संभावना है। कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर के वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई है। हरियाणा, पंजाब में कपास की फसल पर सफेद मक्खी प्रकोप के मामले सामने आने के बाद सीमावर्ती जिलों के कृषि वैज्ञानिक सजग हो गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से फसल की निगरानी रखने को कहा है। साथ ही सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों के नाम भी सुझाए हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि मौसमी परिस्थितियां कपास फसल में रस चूसक कीट जैसे हरा तेला और सफेद मक्खी के अनुकूल बनी हुई है। ऐसे में इन कीटों का नरमा, बीटी नरमा आदि फसलों में अधिक प्रकोप होने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि किसान कपास के पौधों की पत्तियों पर नजर रखें। यदि पत्तियों के निचले हिस्से में चिपचिपा तेल जैसा पदार्थ अथवा एक पत्ती पर 6 से 8 सफेद मच्छर नजर आए तो कीटनाशक का छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि किसान सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए फ्लोनिकामिड 50 WG 0.40 ग्राम अथवा स्पाइरोमेसिफेन 22.9 SC 1.25 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। यह कीटनाशक उपलब्ध नहीं होने पर पायरीप्रॉक्सीफेन 10 EC 2.5 मिलीलीटर अथवा डाइफेंथुरोन 50 WP 1 ग्राम अथवा इथियोन 50 EC 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि किसान एसीफेट, बाइफेंथ्रीन और फिप्रोनिल का प्रयोग नहीं करें। इनके कारण सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा बढ़ने की संभावना बनी रहती है। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के द्वारा फसलों में खरपतवार प्रबंधन पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों और कृषि छात्रों ने भाग लिया। खरीफ फसलों में खरपतवार की समस्या ज्यादा रहती है। समय पर खरपतवार को खेत से नहीं निकाला जाए तो यह फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर में आयोजित किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर उदय भान ने किसानों और कृषि छात्रों को खरीफ मौसम में पैदा होने वाली खरपतवारों के बारे में बताया। उन्होंने खरपतवार की पहचान और फसल को होने वाले नुकसान के बारे में सचित्र जानकारी दी। डॉक्टर उदय भान ने बताया कि मोथा, लहसुआ, सांठी, कृष्ण नील, दुग्धी, दूब घास, हजारदाना और गोखरू आदि खरपतवार से फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। यह पौधों का पोषण चुरा लेती हैं। इस कारण फसली पौधों की बढ़वार रुक जाती है। साथ ही कीट रोग की समस्या भी खेत में ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि इनके नियंत्रण के लिए किसान फसल बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। निकाले गए खरपतवार को खेत से दूर गड्ढा खोदकर अथवा जलाकर नष्ट कर दें। डॉक्टर निरंजन कुमार बरोड़ ने बताया कि निराई गुड़ाई के लिए किसान पावर व्हील का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने रासायनिक नियंत्रण के उपाय भी किसानों को बताए। किसान भाइयों, बाजरा, ग्वार और ज्वार की फसल को फड़का कीट नुकसान पहुंचाता है। उचित रसायनों का उपयोग करके इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। फड़का कीट पहले छोटी अवस्था में हरे रंग का होता है। द्वितीय चरण में कीट का रंग भूरा हो जाता है। तीसरे और चौथे चरण में कीट अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। कीट की रोकथाम के लिए किसान भाई क्यूनोल फॉस 1.5% चूर्ण अथवा मेलाथियान 5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से भुरकाव करें अथवा क्यूनोल फॉस 25% अथवा क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC 1 लीटर प्रति हेक्टर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कपास एक ऐसी फसल है जिससे हमारे किसान भाई अधिक उत्पादन के साथ अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। इन उन्नत क्रियाओं को कैसे अपनाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे अपना उत्पादन बढ़ाएं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुबोध कुमार बिश्नोई जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे किसान भाइयों को आप सबसे पहले ये बताएं कि कपास के लिए हमारे राज्य की कौन सी भौगोलिक स्थितियां ज़्यादा अनुकूल हैं। नमस्कार मैम, किसान भाइयों सबको नमस्कार। कपास काफ़ी बड़े एरिया में उगाई जाती है। हम भारत के अंदर लगभग 119 लाख हेक्टेयर के अंदर खेती होती है, जो पिछले साल 121 लाख थी, थोड़ा कम हुआ है।
जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा की जाती है 59 लाख हेक्टेयर। राजस्थान के अंदर इस बार 7.08 लाख हेक्टेयर खेती की जा रही है, जो पिछले साल से बढ़ा है। भारत में एरिया घटा है, लेकिन राजस्थान में कुछ एरिया इस बार बढ़ा है खेती का। सो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके राजस्थान में जो पहले मेनली माना जाता था कि गंगानगर और हनुमानगढ़ कपास उत्पादन के लिए, पर अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि लोग नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, जहाँ जहाँ ये इंदिरा कैनाल का पानी गया है, लोग उधर भी कपास और नरमे की खेती करने लगे हैं। और भीलवाड़ा, झालावाड़ वो एरिया में उधर भी कपास की खेती की जाती है। सो मेनली कपास हम जिसको जानते हैं दो प्रकार के, गॉसिपियम आर्बोरियम जिसको हम देसी कपास बोलते हैं, जो अपने भारत में है। इसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं, इसमें कीट रोग वगैरह भी कम लगते हैं और इसकी पानी की आवश्यकता भी कम होती है। दूसरी कपास है जिसको गॉसिपियम हिर्सुटम बोलते हैं, ये नरमा या जिसको अमेरिकन कपास बोलते हैं, ये आजकल ज़्यादा प्रीफर की जाती है और लगभग ज़्यादातर एरिया में देसी कपास को इसने हटा दिया है। लगभग 99% अमेरिकन कपास ही उगाने लग गए हैं किसान। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बुआई कपास की हो चुकी है, तो एक तो सिंचाई का किस प्रकार से प्रबंधन करना है और खाद और उर्वरकों का ध्यान कैसे रखना है? जी मैम, थोड़ा सा मैं पिछले वाले सवाल में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। जैसे कपास के बारे में या नरमे के बारे में हम बात करें तो इसकी 3 अवस्थाएं मानी गई है, जो विकास अवस्था जिसे आपने इनोवेशन की बात की थी। एक तो है जो अपने हरित क्रांति हुई थी वो पीरियड, जिसको 1978 से लेके और 1991 तक का, इसको प्री हार्वेस्टिंग प्री हाइब्रिडाइजेशन एरा बोलते हैं। उसके अंदर यदि हम सारे इनपुट मिला दें, जैसे लेबर हुआ, चुगाई हुई, खाद और उर्वरक सारे मिला के 2.3% की वृद्धि हुई थी उस पीरियड में जी। दूसरा है लेट हाइब्रिड पीरियड जिसको बोलते हैं, जो 91 से लेके और 2000 तक का, 2001 तक का, जिसके अंदर इतना सारा कुछ इनपुट देते हुए भी माइनस में चली गई थी, यानी -2.6 की ग्रोथ हुई थी, यानी हम पीछे जा रहे थे क्योंकि कीड़े मकोड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया था। तब ये एक नया फेज़ आया जिसको हम बीटी या जो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं, वो एरा 2001 से शुरू हुआ। उसके शुरू होते ही 2001 से लेके और 2012 तक के पीरियड की यदि कैलकुलेशन करें तो 12.6% का उछाल आया प्रोडक्शन में। इसलिए ये एक मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे था। इसके कारण बहुत बड़े एरिया में इसकी खेती बाड़ी उड़ी। उसमें एक यदि हम माना जाए तो खाद और उर्वरक जो हाइब्रिड फसलें हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पूछा। तो हम जैसे जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो हमारे 3 मुख्य उर्वरक है, तो 140 किलो नाइट्रोजन चाहिए और 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर चाहिए इसके लिए। तो मैं इसको थोड़ा अलग और मैं किसान भाइयों को समझने के हिसाब से बता दूं कि 37.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से नाइट्रोजन चाहिए, जो 3 भागों में देनी है। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन कभी एक साथ नहीं देनी है, तो 3 भागों में बांटेंगे हम इसको। तो 12.5 किलो यानी लगभग 22 किलो यूरिया बिजाई से पहले जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और पहले पानी के साथ हमें 12.5 किलो यानी 22 किलो यूरिया देनी है। और तीसरी जो बची हुई यूरिया है वो हमें डालनी है जब कलियां खिलने लगे, जो अब लगभग हम मानते हैं कि 70-80 दिन के बाद जब फूल उसमें आने शुरू हो जाते हैं तो उसके टाइम डालनी है। फास्फोरस की पूरी मात्रा हमेशा बिजाई से पहले दे देनी चाहिए। तो यहाँ मैं और पोटास की मात्रा है जो 8 किलो प्रति बीघा म्यूरेट ऑफ पोटास से दी जा सकती है, वो भी बिजाई से पहले दे देनी चाहिए। यहाँ मैं एक बड़ा छोटा सा एक बताता हूँ। पिछली बार आपने देखा होगा कि डीएपी की बहुत जो मुख्य उर्वरक है फास्फोरिक उर्वरक, उसकी बड़ी मारामारी रही थी। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। देखिए इसमें डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर 40% फास्फोरस होता है और लगभग 16 से 18% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। ये लगभग अभी तो थोड़ा सब्सिडी रेट बढ़ गया है। यदि हम पहले देखें तो 2200-2000 का कट्टा आता है। मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ किसानों के लिए। क्यों न हम वही फास्फोरस एसएसपी से दें, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं, जिसके अंदर 16% फास्फोरस होती है, 21% कैल्शियम है, 15 से 16% उसके अंदर सल्फ़र होता है और जिंक, मैग्नीज और काफ़ी सारे हैं, और वो सिर्फ 300 रुपये में कट्टा आएगा। यदि हम डीएपी के बराबर भी देना चाहें तो ये सारी मात्रा 900 रुपये में भी आ जाएगी, और हमें 5 उर्वरक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसमें। और सल्फ़र जो कि तेल वाली फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, और लगभग भारत की 40% मृदाओं के अंदर सल्फ़र की कमी हो गई है। तो मैं चाहूँगा किसान भाइयों से कि जो फास्फोरस दे वो
तेल वाली फसलों में पर्टिकुलरली एसएसपी से दे, जिसको हम सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं, तो उससे देना चाहिए, वो सस्ता भी पड़ेगा। और तो ये हमें लगभग 62.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बिजाई के समय डालनी चाहिए। अब एक और इसके अंदर, एक भारत के अंदर अब जो आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जिंक की कमी होती जा रही है, तो जिंक सल्फेट जो पहले बिजाई के समय हम दे चुके हैं, यदि वो तो ठीक है, अब क्या करना है किसान भाइयों को 5% जिंक सल्फेट का घोल बना के छिड़काव करना है। 5% के लिए उनको बनाना है, जैसे 1.5 किलो जिंक सल्फेट है तो उसको क्योंकि ये सांद्रता अम्लीय होता है, तो अम्लीय पत्तों पे जलने का इफेक्ट देगा, इसलिए इसकी आधी मात्रा मतलब 1.5 किलो का 750 ग्राम बुझा हुआ चूना लेना है हमें। चूने का जो, जिसको हम कली बोलते हैं, जो घर में पुताई करने का काम लेते हैं, उसको भिगो के रखना है और सुबह उसका पानी निथार के लेना है और उस पानी के साथ इसको न्यूट्रलाइज करना है। फिर इसका आधे प्रतिशत के हिसाब से, अभी क्योंकि ये 90 दिन की 80-90 दिन की फसल हो गई है, तो अभी इसकी स्प्रे कर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन किसी भी किसान के लिए सबसे ज़्यादा यदि किसी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है तो वो फसलों में लगने वाले रोगों का है। ये कौन कौन से रोग हैं जो कपास में लग जाते हैं और उसकी रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें, ये भी ज़रा बताएं। इस बार 2-3 एक कपास के अंदर सबसे मुख्य जो बीमारियां हैं, एक तो सफ़ेद मच्छर का प्रकोप बहुत होता है, जिसके कारण जो लीफ कर्ल वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। और मच्छर ये बहुत छोटा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसको सफ़ेद मच्छर बोलते हैं। और ये बड़ा जल्दी मल्टीप्लाई होता है, मतलब बहुत जल्दी ये अपनी संख्या बढ़ाता है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसके लिए एक देखिए छोटा सा किसानों को एक आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। नीम, जब भी आप नरमे की बिजाई करें, गांव में नीम आराम से मिल जाता है। नीम का आप क्या करना है, आपको 100 लीटर के ड्रम के अंदर 20 किलो नीम के पत्ते, निबोली वगैरह डाल के उसमें मिला देना है। अब 5-5 किलो उसके अंदर आपको यदि मिले तो धतूरा और आक जो कॉमन है गांव में मिल जाते हैं, वो भी मिला के ढक्कन लगा दें और इसको हिलाते रहें 4-5वें दिन। तो ये आपका नीम का तेल, यदि एक प्रकार का हर्बिसाइड्स पहले तैयार हो जाएगा, आप इसकी भी छिड़काव कर देते। जो ही आपकी फसल 40 से 50 दिन की होती है तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर देना चाहिए। तो और दूसरा स्प्रे इसके 10-12 दिन के बाद करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये मच्छर, क्योंकि पत्ते में कड़वापन आएगा तो उस पर मच्छर वगैरह, उस पर अंडे वगैरह कम देंगे, आकर्षित नहीं होंगे। और वैसे भी ये बायो है तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं, तो आपको ये तो करना ही चाहिए। अब रही बात, अब ये काफ़ी, क्योंकि अब बरसात का सा सीज़न है तो बहुत फेवरेबल कंडीशंस है, सफ़ेद मच्छर बहुत प्रकोप होने वाला है। तो किसान भाइयों को मैं कुछ मतलब दवाइयाँ बता रहा हूँ जो आप अभी कर सकते हैं। जैसे प्रोक्लेम का है, प्रोक्लेम आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से आप गुलाबी सुंडी या थ्रिप्स जो होती है, जिसको हम देसी भाषा में जूम बोलते हैं, उसके लिए हम काम में ले सकते हैं। प्रोफेनोफोस 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए है। अब रही बात गुलाबी सुंडी की, तो मैम पिछली बार पंजाब और हरियाणा में बहुत भयानक रूप से इसका प्रकोप हुआ था। तो इसके लिए किसान भाइयों को एक मैं निवेदन कर रहा हूँ, अभी यदि, क्योंकि काफ़ी अवस्थाएं तो निकल चुकी है, अभी हमें क्या करना चाहिए। गुलाबी सुंडी के लिए मैंने आपको कुछ दवाएं बताई है, वो तो आप स्प्रे कर ही सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो ही आपके लगभग 60% यानी चुगाई हमारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद खेत के अंदर भेड़ या बकरियां चरवा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आधे खिड़े हुए डिंडे वगैरह हैं उनको वो खा जाएंगे, क्योंकि ये जो गुलाबी सुंडी है ये अपने अंडे उसके अंदर छोड़ देती है। तो आप यदि वो चरा देंगे तो वो अगली जनरेशन के अंदर वो नहीं जा पाएंगे। और अच्छे खिड़ने के लिए भी एक मैं किसान भाइयों को एक राय देता हूँ कि जब भी हमारे 50% के आसपास डिंडे खिड़ जाए यानी खुल जाए बॉल, तो उसके बाद खेत में पानी नहीं लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि और कच्चे डिंडे नहीं लगेंगे और वो अगले सीज़न के लिए उनके लिए अपना घर नहीं मिलेंगे। एक तो ये करना है। दूसरा, अपने खेत के आसपास यदि कोई बंसटी वगैरह जो होती है, लकड़ियाँ इनकी जो रख लेते हैं किसान भाई जलाने के लिए, तो उसके अंदर पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये अपने मुख्य जो खेत है जहाँ बिजाई करनी है उससे दूर हो, क्योंकि उसके अंदर ये अपने अंडे इनके रह जाते हैं और वो अगली बार इनका प्रकोप बढ़ जाता है। गुलाबी सुंडी यदि आप देखते हैं तो अर्ली स्टेज पे क्या होगा कि एक हरा और भूरे टाइप का इसका मच्छर होता है, जिसके पंखों में किनारे पे झालर नुमा होते हैं और आगे की जो होगा उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद काले काले धब्बे दिखते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका है, ये क्या करती है गुलाबी सुंडी डिंडे के अंदर जाके और उसके अपने मल द्वार निकाल के उस डिंडे को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इसके ऊपर यदि आप कोई स्प्रे करते हैं तो इफ़ेक्ट कम आता है। तो किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है कि जो ही आपको ये इसके मच्छर दिखे तो उसे इमीडिएट आप इसकी स्प्रे करें ताकि ये कंट्रोल हो जाए।
डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि किसान अपना उत्पादन कैसे बढ़ाएं। बहुत कम खर्चे के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको देसी भाषा में हम 13-0-45 बोलते हैं, जिसमें 45% पोटास होती है और 13% नाइट्रोजन होती है, तो उसकी 2 स्प्रे किसान भाइयों को करनी है। एक तो 2% की जब फूल गुड्डी आने शुरू हो जाए उस टाइम करनी है 2% के हिसाब से, यानी 100 लीटर के अंदर 2 किलो डालना है पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरी, जब आपके डिंडे खिड़ने यानी बॉल ओपनिंग होना शुरू हो जाए, जब खिड़ने शुरू हो जाए उसके टाइम करनी है। तो ये तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटास का एक्चुअली काम होता है कि पैदावार अच्छी होती है और फूल अच्छा खिड़ा होगा, उसमें अच्छी मतलब आपको पैदावार प्राप्त होती है, तो पोटास का ये काम है। दूसरा, मैं 1-2 चीज़ें और बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि डिंडे बहुत अच्छे नहीं खिड़ते हैं, तो एक बहुत अच्छी पैदावार के लिए आप इथरल का छिड़काव कर सकते हैं। 8.5 ml 8.5 ml प्रति 10 लीटर पानी में आप इसको मिला के कर सकते हैं, या मैलिक हाइड्राजाइड आपको मिल जाएगा जो आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको 90 दिन की जब फसल हो जाए बिजाई के बाद, तो इसकी स्प्रे करने से आपको बहुत अच्छी पैदावार होती है। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत प्रॉब्लम आती है कि जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में यदि हम बात करें तो अक्टूबर के महीने में जब दूसरी चुगाई करने वाली होती है उस टाइम ठंड होनी शुरू हो जाती है, तो डिंडे ओपन नहीं होते हैं, खिड़ते नहीं हैं। तो इसके लिए आपको साइकोसिल की स्प्रे करनी है 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में डाल के, जिससे क्या होगा कि आपके डिंडे खिड़ जाएंगे। 2 चीज़ें और मैं इसके साथ आपको और ऐड कर रहा हूँ। यदि आपको लगे कि इस बार क्या है कि जैसे अब बहुत बादल वगैरह हैं, बरसात अच्छी हुई है, तो इसे कई बार पौधे की वर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब वर्दी ज़्यादा होती है तो पैदावार कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें लियोसिन का छिड़काव करना है, जो 5 ml प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से करेंगे, वो भी 90 दिन की फसल के ऊपर, 90 से 95 दिन पे, जिससे क्या होगा कि पौधा ज़्यादा बहुत अतिवर्दी से बचेगा और पैदावार अच्छी होगी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आप फूल गुड्डी वगैरह झड़ने की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिससे वो डिंडे झड़ रहे हैं, मतलब हल्का थोड़ा सा कुछ होगा तो वो गिर जाते हैं। जी। तो इसके लिए प्लानोफिक्स का लगभग 2.5 से 4 ml के बीच हमें 100 लीटर पानी में, ध्यान रखें ये सिर्फ 100 लीटर पानी में 2.5 से 4 ml मिला के इसकी स्प्रे करनी है, जिससे क्या होगा कि वो फूल और गुड्डियाँ झड़ेगी नहीं, जो अभी चल रही है इस सीज़न के लिए। तो इससे हम बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं और किसान भाई अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकता है। आपने इतने कम समय में हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हमारे किसान भाई इन सभी जानकारियों का लाभ अवश्य लेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपने देखा, इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखें तो अधिक उत्पादन तो लेंगे ही, आपकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। हमारा कार्यक्रम आपके लिए है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में क्या कुछ देखना चाहते हैं। यदि आपने कोई नवाचार किया है, किसी प्रकार का कोई अनुसंधान किया है, तो आप हमें उससे वाकिफ़ करा सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, घड़ी का इशारा हो चुका है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।